अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको नवीडेट यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में बताएंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम कौन कौन सी बीमारियों में पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं और इसकी जो है ना डोजेज क्या है और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना अवेलेबल है। टैबलेट फॉर्म में जो कि 250 mg से 500 mg तक है, और सस्पेंशन यानी पाउडर वाला जो सिरप होते हैं सिरप फॉर्म में जो है ना 150 mg से 200 mg तक मौजूद है। इसके अलावा जो इंजेक्शंस फॉर्म में है वो 200 mg से 400 mg तक मौजूद है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो जो 250 mg टैबलेट है वो एडल्ट पेशेंट्स को जो है ना हम 2 टाइम यूज़ करवा सकते हैं, जबकि 500 mg भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन के थ्रू कि उस पेशेंट्स को किस हद तक इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है। और अगर इंजेक्शंस की बात करें तो वो भी बीमारी की नौइयत को देख के उसके बाद जो है ना इस इंजेक्शंस को लगाया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी नवीडेट ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और बाकी बैक्टीरिया की नशोनुमा को नहीं बढ़ने देता। अब बात करते हैं कि इसको हम कौन कौन सी बीमारियों में पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसको हम एक्यूट सिस्टाइटिस की बीमारी में जो है ना पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट्स की मसाने ब्लीडर में सोजिश हो जाए तो उस पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए और उसमें पेशाब जल के आता हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकती है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर बात करें तो नमोनिया में भी ये मेडिसिन बहुत अहम है, यानी अगर किसी पेशेंट्स के लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी ही जो है ना ये एंटीबायोटिक्स बहुत अहम है। सिनोसाइटिस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाता है। इसका ये होता है कि नाक की जो हड्डी है उसमें सोजिश हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी, ज़ुबान की सोजिश में भी ये मेडिसिन बहुत अहम है, जबकि मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार में भी इसका इस्तेमाल बहुत आम है। और स्किन इन्फेक्शन, रैशेस वगैरह बन जाना, यानी बॉडी में दानों वगैरह का बन जाना, उस कंडीशन में भी इसको जो है ना यूज़ करवा सकते हैं। अगर हम बात करें तो टाइफाइड बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत आम है। टाइफाइड बुखार के लिए ये मेडिसिन बहुत अहम है और इससे पेशेंट ठीक भी होते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोस्टैटिक जॉइंट इन्फेक्शन जो होते हैं, मसनू इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत बेहतरीन जो है ना मेडिसिन है। और अगर पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो जाए या जो है ना किसी पेशेंट को लिकोरिया का इशू यानी वजाना में इन्फेक्शन हो जाए, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूबों में, ओरी में स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में भी जो है ना ये मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा रेनल इन्फेक्शन यानी गुर्दे में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अहम है। एंटीबैक्टीरियल जो सेप्रोफ्लॉक्सासिन की दवाई ये बहुत अहम है। ठीक है। सबकोटिनस कनेक्टिव टिश्यू में जो है ना अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा एयर इन्फेक्शन, आइज़ इन्फेक्शन और जो है ना नोज़ इन्फेक्शन, बोन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा अगर बात करें तो एच फाइलोरी यानी मैदे में अल्सर या जो है ना मैदे में जलन वगैरह का होना ज़ख़म की वजह से, उसमें भी बेहतरीन मेडिसिन है। ओटाइटिस मीडिया में भी जो है ना बहुत अच्छी मेडिसिन है। चेस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
ये सब इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन बहुत अहम है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी इसी तरह से साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि अब्डोमिनल पेन का होना, वॉमिटिंग का होना, ठीक है, मैदे में दर्द का होना, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाना यानी कब्ज़ का रह जाना, इनेमिया यानी खून की कमी का हो जाना, और सीने में जलन जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है, उस तरह की जो है ना कंडीशन पेशेंट्स को जो है ना दरपेश हो सकती है। इसके अलावा अगर ओवरडोज की बात करें कि अगर कोई पेशेंट इसका ओवरडोज करता है यानी 1 से 2, 2 से 3 गोलियों का यूज़ करता है, तो उनके साथ क्या होगा कि उनको डेजीनेस यानी चक्कर आना, ट्रिमोर यानी कांप आ जाना, पूरा जिस्म जैसे कांपता है, ठीक है, जैसे किसी पेशेंट को ठंड लग जाती है और उसका बॉडी कांपने लग जाती है, तो इस तरीके से इसके ओवरडोज की यही साइड इफ़ेक्ट है। और उस तरह जो है ना अगर किसी पेशेंट ये ओवरडोज ले लेते हैं तो कन्फ्यूजन भी महसूस होती है हर काम में पेशेंट्स को, और हेडेक का होना तो एक मामूली बात है। हेमेटोरिया भी हो सकते हैं पेशेंट को, यानी जो पेशाब है उसमें खून की मौजूदगी होती है, या अगर खून की मौजूदगी ना भी हो तो पेशाब बहुत जैसे डार्क कलर में होता है, तो उस तरह होगा। अब हम बात करते हैं जो है ना, ये तो इसकी ओवरडोज की बात हो गई, साइड इफ़ेक्ट की बात भी हो गई। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन के साथ जो है ना आप कौन सी चीज़ नहीं ले सकते हो। तो ये सवाल है कि कैन आई टेक दिस मेडिसिन विद मिल्क? नो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब जिसमें मिल्क शामिल हो, वो इस दवाई के साथ जो है ना आपने पेशेंट को हरगिज़ नहीं देना। जैसे एग हो गया, कैल्शियम हो गई, डायरी प्रोडक्ट हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल इस मेडिसिन के साथ नहीं यूज़ करवाना। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को हम यूज़ करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में चूँकि इस मेडिसिन का कोई हाथ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी इसको डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाना चाहिए। और प्रेगनेंसी में इसका यूज़ डॉक्टर भी पहले जो है ना उस पर नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले दूसरे एंटीबायोटिक पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। अगर उससे आराम ना हो तब जाके ज़रूरत के मुताबिक जो है ना सेफ्रोफ्लॉक्सिन का इंतखाब करते हैं। और वैसे आम रूटीन में भी अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं भी है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, उनको भी सबसे पहले दूसरी सेफ एग्ज़ाम जैसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे आराम ना हो उसके बाद जाके जो है ना सेफ्रोफ्लॉक्सिन का इंतखाब करते हैं।